गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर। तो आप और ट्रांसफार्मर के क्या काम होते हैं, ये किस काम आता है। तो ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है। स्टैटिक डिवाइस स्टैटिक डिवाइस इसको बोलते हैं हिंदी में स्टैटिक। स्टैटिक डिवाइस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ट्रांसफार्मर के अंदर कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है। रोटेटिंग पार्ट यानी इसमें कोई भी घूमने वाला पुर्जा नहीं होता है, इसलिए हम ट्रांसफार्मर को क्या कहते हैं? स्टैटिक डिवाइस कहते हैं। दूसरा, हमने ये डायग्राम दिया आपका ट्रांसफार्मर में, जिसमें क्या आपकी ट्रांसफार्मर दो वाइंडिंग दिखाई हुई है, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ट्रांसफार्मर में ये वाइंडिंग प्राइमरी है और ये सेकेंडरी? अगर मैं आपको ये डायग्राम देता हूँ और आपसे पूछूं कि प्राइमरी वाइंडिंग कौन सी है और सेकेंडरी वाइंडिंग कौन सी है, तो आप क्या बोलोगे? सर, जो वाइंडिंग विद्युत स्रोत से जुड़ी हुई है, विद्युत स्रोत से, उसको हम बोलेंगे प्राइमरी वाइंडिंग। और सेकेंडरी वाइंडिंग कौन सी होगी? जो वाइंडिंग आपकी लोड से जुड़ी होती है, जो वाइंडिंग लोड से जुड़ी होती है, उसको हम कहेंगे सेकेंडरी वाइंडिंग। ये दोनों वाइंडिंग एक कोर पर व्यवस्थित होती है, इसको हम बोलते हैं कोर या हिंदी में क्रोट। तो ये ट्रांसफार्मर की कोर ये किससे बनी होती है? स्टील स्टैंपिंग, जो हम आगे पढ़ेंगे, स्टील स्टैंपिंग से बनी होती है। इसके इस वाइंडिंग में उत्पन्न फ्लक्स इसके द्वारा इसमें पहुंचता है। तो आपको यहाँ दो पॉइंट याद रखने हैं आपको। कोर के क्या कार्य होते हैं? ट्रांसफार्मर कोर का क्या कार्य होता है? जो प्राइमरी द्वारा चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है, जो प्राइमरी वाइंडिंग द्वारा चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है, उसको अधिक से अधिक रास्ता प्रदान करता है, अधिक से अधिक पथ प्रदान करता है। और सेकंड पॉइंट, प्राइमरी द्वारा स्थापित चुंबकीय बल रेखाओं को अधिक से अधिक, जो बल रेखाएं यहां उत्पन्न हुई है, उनको अधिक से अधिक सेकेंडरी वाइंडिंग में से गुजारता है, यानी कि इस सेकेंडरी वाइंडिंग में से गुजारता है। जितनी अधिक फ्लक्स में से गुजरेगा, उतनी हमारी वोल्टेज यहां से यहां स्थानांतरित होगी। तो ये आपसे पूछ लेते हैं कई बार, ट्रांसफार्मर कोर के क्या कार्य है, तो आप बताओगे कि चुंबकीय बल रेखाओं के लिए रास्ता प्रदान करता है और अधिक से अधिक चुंबकीय बल रेखाएं सेकेंडरी वाइंडिंग में से होकर गुजरे, यही आपका ट्रांसफार्मर कोर। फिर हम यहाँ पे इस पूरे चैप्टर में प्राइमरी वाइंडिंग को पीडब्ल्यू, सेकेंडरी वाइंडिंग को एसडब्ल्यू और ट्रांसफार्मर को टीएफ से लिखेंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो अब हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नेक्स्ट आपका प्रिंसिपल सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्टेंस सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है स्टूडेंट। तो ट्रांसफार्मर सिर्फ आपका ट्रांसफार्मर है जो सिर्फ किस पर कार्य करता है? एसी पर। और ट्रांसफार्मर डीसी पर कार्य नहीं करता है। ट्रांसफार्मर डीसी पर कार्य क्यों नहीं करता है? जब हम ट्रांसफार्मर को डीसी से जोड़ते हैं, डीसी से कनेक्ट करते हैं, तो डीसी डीसी के अंदर आपका इंडक्टेंस नहीं होता है, ना ही उसके अंदर इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है। तो ये दोनों अनुपस्थित होने के कारण उसमें प्रतिरोध कम होगा। कम प्रतिरोध होने के कारण आपकी धारा का मान डीसी में बढ़ जाएगा। अधिक धारा का मान होने के कारण ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग जल जाती है। तो आपका ट्रांसफार्मर है वो सिर्फ एसी पर ही कार्य करता है। नेक्स्ट आपका है एडवांटेज ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के क्या लाभ हैं? एडवांटेज ऑफ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर के लाभ। स्टूडेंट, आपका सबसे पहला ही एडवांटेज है इसकी ट्रांसफार्मर की दक्षता। ट्रांसफार्मर की दक्षता, एफिशिएंसी, ट्रांसफार्मर की दक्षता बहुत अधिक होती है, बहुत अधिक, 92 से 98% तक। आप देखोगे कि किसी भी मशीन की इतनी दक्षता नहीं होती जितनी ट्रांसफार्मर की होती है। ट्रांसफार्मर की दक्षता 92 से 98% तक होती है। सेकंड,
ट्रांसफार्मर हाई वोल्टेज पर कार्य कर सकता है। ट्रांसफार्मर क्या आपका हाई वोल्टेज पर कार्य कर सकता है। हाई वोल्टेज आप देखते हो कि जैसे 440 केवी यानी 440,000 वोल्टेज पर भी ट्रांसफार्मर आसानी से कार्य कर सकता है। नेक्स्ट इसकी एडवांटेज है लगातार। आप देखते हो कि ट्रांसफार्मर जो हमने ट्रांसफार्मर लगा दिया है, जब तक सप्लाई आ रही है ट्रांसफार्मर लगातार कार्य करता रहता है। तो ट्रांसफार्मर क्या आपका लगातार कार्य करता रहता है, लगातार कार्य करता रहता है, कंटिन्यू चलता रहता है। नंबर 4, आप देखते हो जो वोल्टेज एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजी जाती है तो उसमें कुछ वोल्टेज का लॉस हो जाता है। तो जो वोल्टेज का लॉस हुआ है उसको हम ट्रांसफार्मर के द्वारा पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो जो वोल्टेज लॉस हुआ है ट्रांसमिशन में उसको हम ट्रांसफार्मर के द्वारा उसकी पूर्ति कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट आपका ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण। ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वोल्टेज के आधार पर, वोल्टेज के आधार पर वोल्टेज के आधार पर आप दो टाइप पढ़ेंगे, स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो इसमें हम पहला पढ़ेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर, देखिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर, इसका हम एक डायग्राम लेते हैं। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा इसका डायग्राम है स्टूडेंट। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर स्टूडेंट, जिस साइड आपके वाइंडिंग की संख्या अधिक होगी, जिस साइड वाइंडिंग की संख्या अधिक होगी, नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होंगे, उस साइड आपकी वोल्टेज भी अधिक होगी। तो यहां हम पढ़ रहे हैं स्टेप अप। स्टेप अप मतलब जो पीछे से कम वोल्टेज आ रही है उसको बढ़ा रहा है। तो आप सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या है आपकी वोल्टेज अधिक होगी, और ये आपकी प्राइमरी वाइंडिंग, आप देखो प्राइमरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या कम है, सेकेंडरी वाइंडिंग में ज्यादा है। तो ये आपका है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक है स्टूडेंट, अगर हम इसको सेकेंडरी वाइंडिंग को प्राइमरी को इस साइड कनेक्ट कर दें और सेकेंडरी को इस साइड कनेक्ट कर दें तो वो क्या हो जाएगा आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब देखो अभी दूसरा इसमें क्या है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। देखो स्टूडेंट स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होगा आपका, प्राइमरी साइड वाइंडिंग की संख्या अधिक होगी और सेकेंडरी साइड वाइंडिंग की संख्या कम होगी। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें आप देखोगे प्राइमरी वाइंडिंग में जो टर्नों की संख्या है बहुत अधिक होती है। तो इसमें आप के प्राइमरी साइड टर्नों, जिस साइड आप बताया कि जिस साइड टर्नों की संख्या अधिक होगी वहां वोल्टेज क्या होगी अधिक होगी। तो यहाँ प्राइमरी साइड वोल्टेज अधिक है और हमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर पढ़ रहे हैं तो सेकेंडरी साइड टर्नों की संख्या कम होगी। ये आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इसका सेकंड टाइप हम पढ़ेंगे क्रोड की संरचना के आधार पर। क्रोड की संरचना के आधार पर ट्रांसफार्मर की जो क्रोड होती है यानी कोर होती है वो किस, पहले हम देखेंगे इसकी क्रोड किस चीज की बनी होती है। ट्रांसफार्मर की कोर ये बनी होती है आपकी सिलिकॉन स्टील की, सिलिकॉन स्टील या इसको हम बोलते हैं स्टैंपिंग स्टील। तो यहां देखोगे आप, यहां लिखेंगे हम लैमिनेटेड सिलिकॉन स्टील।
सिलिकॉन स्टील। तो ट्रांसफार्मर क्रोड या कोर किस चीज की बनी होती है? लैमिनेटेड सिलिकॉन स्टील। यानी आपकी जो इसमें 3.8 से 4.5% तक स्टील लोहे में मिला होता है, लोहे में मिला होता है। 3.8 से 4.5% तक इसमें सिलिकॉन स्टील मिला होता है। तो जो आपकी क्रोड होती है, ये क्रोड क्या होती है? छोटी छोटी पत्तियां, छोटी छोटी पत्तियां, जैसे आप देखोगे एल टाइप, यू टाइप, आई टाइप, टी टाइप, इनसे मिलकर बनी होती है ई टाइप। तो आप देखो छोटी छोटी बारीक बारीक पत्तियां काटकर ट्रांसफार्मर को बनाया जाता है। इन पत्तियों की मोटाई क्या होती है? यानी जो ये पत्तियां होती है, इनकी क्या मोटाई होती है? इनकी मोटाई होती है आपकी 0.35 mm से 0.5 mm। तो आपकी पत्तियों की मोटाई क्या होती है? मोटाई 0.35 mm से 0.5 mm मिलीमीटर। तो बच्चों ये ध्यान रखना, आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं पत्तियों की मोटाई क्या होती है? 0.35 mm से 0.5 mm तक होती है। अब हमारे मन में ये क्वेश्चन आता है कि क्रोड को हम इन पत्तियों और स्टील में मिलाकर क्यों बनाते हैं? तो हम पढ़ेंगे इसमें अंदर दो प्रकार की क्षति होती है। दो प्रकार की क्षति यानी लॉस होता है। एक तो बोलते हैं हम एडी द्वारा क्षति, और दूसरी हम पढ़ेंगे हिस्टेरिसिस क्षति। हिस्टेरिसिस क्षति। इन दोनों क्षतियों को कम करने के लिए हम ट्रांसफार्मर की कोर की मोटाई ये रखते हैं और साथ में उसको हम लैमिनेटेड कर देते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे क्रोड की संरचना। आपने देखा है क्रोड किसकी बनी होती है? लैमिनेटेड सिलिकॉन स्टील की। इसमें लोहे के अंदर 3.8 से 4.5% तक स्टील मिला दिया जाता है। फिर जो पत्तियां होती हैं उनकी मोटाई देखिए हम 0.35 से 0.5 mm तक। ठीक है, अब हम इस क्रोड का फर्स्ट टाइप देखेंगे। क्रोड की संरचना के आधार पर पहला है आपका क्रोड प्रकार का ट्रांसफार्मर। क्रोड प्रकार का ट्रांसफार्मर, तो ये ट्रांसफार्मर होता है आपका। जो ज्यादातर ये ट्रांसफार्मर क्या है आपका? एल टाइप की स्टैंडिंग से, एल आकार की स्टेपिंग से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो क्रोड प्रकार का ट्रांसफार्मर का उपयोग हम कहां करते हैं? इसका उपयोग ज्यादातर उच्च वोल्टेज पर निम्न आउटपुट शक्ति प्रदान करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। उच्च हाई वोल्टेज पर निम्न आउटपुट शक्ति प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। दूसरा आपका है, ये आपका क्रोड प्रकार का। दूसरा है सेल प्रकार का ट्रांसफार्मर। सेल प्रकार का ट्रांसफार्मर, सेल प्रकार का ट्रांसफार्मर। इसमें आपका क्या होता है? ये होता है आपका सेल प्रकार का ट्रांसफार्मर। इस ट्रांसफार्मर का उपयोग इसमें सिंगल फेज सप्लाई में वोल्टेज स्टेप अप तथा डाउन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यानी ज्यादातर इसका सेल प्रकार का ट्रांसफार्मर का उपयोग सिंगल फेज सप्लाई में किया जाता है। तीसरा हम पढ़ेंगे बैरी प्रकार का ट्रांसफार्मर। बैरी प्रकार, तो बैरी प्रकार क्या होता है? इसमें आप देखो एक छोटा सा डायग्राम बना देता हूं मैं। इसमें आपकी ये वाइंडिंग होती है,
ट्रांसफार्मर की, और ये फ्लक्स के लिए रास्ते, यानी ये इसकी कोर होती है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कोर या रोड। रोड ये आपकी है वाइंडिंग। इसके अंदर आप देखोगे, अभी तक जो हम ट्रांसफार्मर के देख रहे थे, कोर थे, तो जो चुंबकीय फ्लक्स जाने के लिए रास्ता एक या दो रास्ते थे। तो आप देखोगे बैरी प्रकार का ट्रांसफार्मर, इसमें आपका चुंबकीय फ्लक्स यहां से भी जा सकता है, यहां से और भी मार्ग होते हैं। तो इसमें आपका चुंबकीय फ्लक्स अनेक मार्गों से जा सकता है। तो हम इसका सबसे इंपॉर्टेंट यूज क्या है, इसमें जो लीकेज है, लीकेज चुंबकीय फ्लक्स का जो लीकेज है वो बहुत कम होता है, दूसरे ट्रांसफार्मर की अपेक्षा बहुत कम होता है, और यह दूसरे ट्रांसफार्मर की अपेक्षा आसानी से ठंडा भी हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, ज्यादा आप इसके डीपली ना जाए, क्योंकि कोर में से आपके क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं। नेक्स्ट 3 नंबर, सप्लाई के आधार पर, सप्लाई के आधार पर हम ट्रांसफार्मर का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, उसमें 3 नंबर है सप्लाई के आधार पर। तो यहां आप देखोगे सिंगल फेज सप्लाई, सिंगल फेज सप्लाई, और आपका क्या होगा दूसरा 3 फेज सप्लाई, 3 फेज सप्लाई। सप्लाई के आधार पर हम 2 प्रकार के ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे, सिंगल फेज और 3 फेज। सिंगल फेज में मोस्टली आपका ये सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है। तो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर क्या होता है, जो हमें कितने वोल्टेज थे, 250 वोल्टेज तक आउटपुट थे, वो क्या होता है आपका, या 250 वोल्टेज पर कार्य करे, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर होता है। ये क्या आपका कोर और सेल टाइप, कोर और सेल टाइप दोनों प्रकार की प्लॉट से मिलकर बना होता है। इसका उपयोग मोस्टली हम घरेलू उपकरणों में या घरों में करते हैं, जैसे हम स्टेबलाइजर, रेडियो रिसीवर, टीवी रिसीवर आदि में इसका उपयोग किया जाता है। 3 फेज ट्रांसफार्मर, 3 फेज ट्रांसफार्मर ज्यादातर आपका क्या बना होता है, सेल प्रकार का। 3 फेज ट्रांसफार्मर सेल प्रकार का बना होता है, बस स्टूडेंट ज्यादा कुछ नहीं। और 3 फेज में सप्लाई आपकी देखते हो आप, 3 फेज सप्लाई 440 या 11 kV, 22 kV कितनी भी हो सकती है। तो ट्रांसफार्मर के वर्गीकरण में नेक्स्ट टॉपिक आपका प्राकृतिक रूप से शीतलित ट्रांसफार्मर। तो आप मोस्टली स्टूडेंट जो ये इस प्रकार के ट्रांसफार्मर या हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें आपको इनके एग्जाम्पल याद रखने हैं। तो प्राकृतिक रूप से आप देखोगे 15 kVA, 15 kV क्षमता तक के ट्रांसफार्मर है, तक के ट्रांसफार्मर प्राकृतिक रूप से शीतलित हो जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, सिर्फ आपको इतना याद रखना है, 15 kV क्षमता तक के ट्रांसफार्मर प्राकृतिक रूप से शीतलित हो जाते हैं। इसके अंदर सेकंड, तेल द्वारा शीतलित, तेल द्वारा शीतलित ट्रांसफार्मर। तेल द्वारा आप दो होते हैं, एक तो प्राकृतिक विधि के द्वारा, प्राकृतिक रूप से तेल द्वारा शीतलित ट्रांसफार्मर, प्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक रूप से तेल द्वारा शीतलित ट्रांसफार्मर, तेल द्वारा शीतलित ट्रांसफार्मर, प्राकृतिक रूप से तेल द्वारा शीतलित ट्रांसफार्मर। तो इसमें आप क्या देखोगे कि जैसे हमने एक ट्रांसफार्मर देख रहे हैं, उसके अंदर तेल डाला हुआ है, तो वो तेल अपने आप, जैसे आप देखो ट्रांसफार्मर के बाहर ऐसी पाइपें सी लगी होती है, तो ट्रांसफार्मर गर्म होने पे उन पाइपों में से गुजरता है और वे पाइप पे वायु के संपर्क में आती है, तो वो क्या है, प्रकृति में अपने आप ठंडा हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, और सेकंड इसमें पढ़ेंगे हम ऑयल ब्लास्ट विधि द्वारा ट्रांसफार्मर का शीतलन, ऑयल ब्लास्ट विधि द्वारा ट्रांसफार्मर का शीतलन। इसमें ट्रांसफार्मर टैंक के साथ, इस प्रकार के ट्रांसफार्मर में आप देखोगे जो ट्रांसफार्मर का टैंक होता है ना, उसके साथ रेडिएटर तथा
वायु पंप लगा होता है। ज्यादा इसमें आपको ये नहीं पूछता है, फिर भी आपको बता दें कि रेडिएटर तथा वायु पंप लगा होता है। तो इस विधि का उपयोग हम कहाँ करते हैं? जहां ट्रांसफार्मर की क्षमता है वो 500 केवीए से अधिक, 500 केवीए से अधिक क्षमता वाले ट्रांसफार्मर में हम ऑयल ब्लास्ट विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको यही पूछ सकता है कि ऑयल ब्लास्ट विधि को कितनी क्षमता तक के ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है? 500 केवीए से अधिक क्षमता के ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए ऑयल ब्लास्ट विधि का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका जल द्वारा शीतलित ट्रांसफार्मर। जल द्वारा शीतलित ट्रांसफार्मर, जल द्वारा शीतलित ट्रांसफार्मर, इसमें भी आपका क्या होता है? 500 केवीए से अधिक क्षमता वाले ट्रांसफार्मर को, आपका इसमें एग्जांपल याद रखो आप, 500 केवीए से अधिक क्षमता वाले ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। ये विधि क्या होती है स्टूडेंट? आप देखोगे कि ट्रांसफार्मर का टैंक होता है, इसमें ऑयल भरा होता है और यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग होती है, तो ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए इसके अंदर क्या होती है? ऐसे पाइपिंग गुजारी जाती है। यहां से अगर आप ठंडा जल डालोगे, कूल वाटर, तो वो वाटर यहाँ पे गर्म होगा और यहाँ पे आपको गर्म पानी मिलेगा, गर्म पानी। तो इस विधि के द्वारा भी हम ट्रांसफार्मर को ठंडा कर सकते हैं। ये था शीतलन प्रणाली के आधार पर ट्रांसफार्मर के प्रकार। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम स्थापना स्थल के आधार पर ट्रांसफार्मर के प्रकार। स्थापना स्थल के आधार पर ट्रांसफार्मर के वर्गीकरण का नेक्स्ट टॉपिक आपका स्थापना स्थल के आधार पर। तो इसमें आप दो तरह पढ़ोगे, इंडोर और आउटडोर। इंडोर ट्रांसफार्मर और दूसरा आप पढ़ोगे आउटडोर ट्रांसफार्मर। जैसे स्टूडेंट के नाम से आप देख रहे हो, इनडोर, आउटडोर, इनडोर, आउटडोर। देखो स्टूडेंट, इनडोर जो ट्रांसफार्मर किसी टैन या छत के नीचे लगे होते हैं, ठीक है, बड़े पोल में लगे होते हैं, वो ट्रांसफार्मर क्या कहलाते हैं? इनडोर ट्रांसफार्मर कहलाते हैं। आउटडोर ट्रांसफार्मर, जो ट्रांसफार्मर जिनके ट्रांसफार्मर के ऊपर किसी प्रकार की भी छत ना हो, आउटडोर ट्रांसफार्मर कहलाते हैं। इंडोर ट्रांसफार्मर आप देखते हो, इसका उपयोग क्या है? निम्न केवीए क्षमता के लिए किया जाता है। इंडोर ट्रांसफार्मर जहां पे हमें कम शक्ति की आवश्यकता होती है, वहां पे हम इंडोर ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। जैसे आप देखो किसी फैक्ट्री में इस प्रकार के ट्रांसफार्मर लगे होते हैं। आउटडोर जहां पे हमें अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है, आउटडोर ट्रांसफार्मर कहलाते हैं। नेक्स्ट टाइप है आपका इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, ये ट्रांसफार्मर भी दो तरह के होते हैं। आपने अपनी लैब में देखे होंगे, सीटी और पीटी। सीटी और पीटी, करंट ट्रांसफार्मर, करंट धारा ट्रांसफार्मर। पीटी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। ठीक है स्टूडेंट, धारा ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, सीटी और पीटी। सीटी
सीटी को हम क्या कहते हैं, वोल्टेज स्टेप अप। सीटी ट्रांसफार्मर हम क्या कहते हैं, वोल्टेज स्टेप अप, अर्थात धारा अपचायक। इसको हम कहते हैं वोल्टेज स्टेप अप, वोल्टेज स्टेप अप या धारा अपचायक। नेक्स्ट, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर को आप क्या कहोगे, वोल्टेज अपचायक। ये धारा अपचायक है तो ये क्या क्या होगा आपका, वोल्टेज अपचायक। देखो स्टूडेंट, ये ट्रांसफार्मर क्या होते हैं और इनका क्या उपयोग होता है। सीटी, अगर हमें बहुत अधिक धारा का मापन करना हो, बहुत अधिक धारा का मापन करना हो तो हम सीटी का उपयोग करेंगे। अगर बहुत अधिक वोल्टेज का मापन करना हो तो हम पीटी का उपयोग करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आप देखोगे सीटी के अंदर ये ट्रांसफार्मर होते हैं, सीटी के अंदर जो आपकी प्राइमरी वाइंडिंग होती है। ठीक है स्टूडेंट, सीटी ट्रांसफार्मर के अंदर जो आपकी प्राइमरी वाइंडिंग होती है उसमें एक या दो टर्न होते हैं। ये आपकी प्राइमरी वाइंडिंग और ये आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग। सीटी ट्रांसफार्मर में, सीटी ट्रांसफार्मर प्राइमरी वाइंडिंग के एक या दो टर्न होते हैं और सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्न 100 या 100 से अधिक, हजारों। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट पीटी। पीटी में आप क्या पढ़ोगे, पीटी में आप देखोगे प्राइमरी वाइंडिंग, ये तो सीटी है, इस पीटी में इसका उल्टा। पीटी ट्रांसफार्मर क्या होता है, आपकी प्राइमरी वाइंडिंग में अनेक टर्न होते हैं और सेकेंडरी वाइंडिंग में एक या दो ही टर्न होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इसके तो इन टर्न के द्वारा हम जैसे देखते हैं सीटी के अंदर प्राइमरी वाइंडिंग में कितने टर्न होते हैं, एक दो टर्न। तो इसमें देखोगे कि आप 100 या 200 एम्पियर की जो धारा होती है ना, उसको इस ट्रांसफार्मर के द्वारा 1 या 2 एम्पियर में बदल दिया जाता है और इसको हम नॉर्मल अपने मीटर के जो क्या 1 से 5 एम्पियर का मीटर है उसमें हम इसको माप सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार पीटी में क्या है आपका, प्राइमरी वाइंडिंग के टर्न बहुत अधिक होते हैं, इसके द्वारा हम 11 केवी 22 केवी 22 केवी वोल्टेज को आसानी से कितने में बदल देगा, ये 50 वोल्ट 100 वोल्ट। तो इसको हम नॉर्मल वोल्ट मीटर के द्वारा नाप सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही।